लोग इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे जिंदा रहना चाहते हैं, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके बीच का संघर्ष है। ये जिंदा रहने का संघर्ष है साथियों। इट इज द लास्ट बैटल। जब बनेगी कि आने वाले 2029 के लोकसभा के चुनाव में इनको उखाड़ करके फेंका जाए और देश को इन लोगों से निजात दिलाई जाए। वो थाली बजवाए थे किस, और गो कोरोना गो करके बजवाए थे, तो गो मोदी गो करके हम भी नगाड़े बजा सकते हैं। उनकी लड़ाई में उनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। लीगल बैटल हम लोग आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं। हमारे इकोसिस्टम को खराब किया जा रहा है, किस लिए? सिर्फ 2 लोग बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। कि रील से कमाओ, पकौड़े तलो, नाली से गैस बनाओ। और आज ईरान अगर लड़ पा रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से, तो वो रूस और चाइना की बैकिंग पे लड़ रहा है। आज जो लिया नई ट्रेड डील, नक्सलग्रस्त क्षेत्र, वो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में भी आदिवासियों में एक डेमोक्रेटिक आंदोलन, एक लोकतांत्रिक आंदोलन हम लोग चला रहे, लोकतांत्रिक जागृति का आंदोलन हम लोग चला रहे। साथियों, इस देश में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि 5th और 6th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची जो संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है, और 6वीं अनुसूची जिसको 6th शेड्यूल बोलते हैं। 6th शेड्यूल का एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं आप लोग, और 5th शेड्यूल का एरिया यानी सेंट्रल इंडिया होता है। वो सेंट्रल इंडिया को, वो एरिया जो जहां आदिवासी निवास करते हैं, उस एरिया को भारत स्वतंत्र होने के पहले से उसको स्वायत्त एरिया घोषित किया गया था, यानी ऑटोनोमस एरिया। वहां आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा और उनके अधिकारों का स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, संविधान के अंतर्गत संविधान। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और वो क्षेत्रों में अपने देश का सबसे बड़ा वो हेरिटेज क्षेत्र है। हजारों साल से वहां पर संघर्ष चला है जमीनों के लिए, हजारों लोग मारे गए हैं उस एरिया में, और उस क्षेत्र को उस वक्त यानी भारत की आजादी के पूर्व में अंग्रेजों ने भी उस क्षेत्र को हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया साथियों। और वो क्षेत्र में आज इनकी नजर है। गवर्नमेंट ने पूरे कॉर्पोरेट्स को वहां पर उतार दिए हैं, और कॉर्पोरेट्स को उतार के यानी कैसे, जिस तरीके से किसानों में कॉर्पोरेट्स की हिस्सेदारी की है, यानी जो किसानों की अर्थव्यवस्था थी उसमें इंटरवेंशन करवाया गया, उसमें घुसपैठ करवाई गई, और वो अर्थव्यवस्था में, किसानों की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भागीदारी उस वर्ग को जाती है जो किसान ही नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स है। वैसे ही आदिवासियों के द्वारा बचाई गई जमीन, जिस पर हजारों साल से हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों की जमीन, बिगर हमसे, हमारी परमिशन के, बिगर ग्राम सभा के परमिशन के, ऐसे कई साइटेशन से सुप्रीम कोर्ट में समता का जजमेंट है, उड़ीसा का जजमेंट है, ऐसे कई जजमेंट्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है और उनको प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया एंड दे शुड गेट द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो जो उनके विशेष अधिकार है आदिवासियों के, उन विशेष अधिकारों के क्षेत्र पर गवर्नमेंट एक तरीके से अटैक कर रही है, गवर्नमेंट अटैक कर रही है। ये एक अलग टाइप का लग रहा है कि एक आदिवासी और गवर्नमेंट के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, ऐसा महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, देश की 50%, ये मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं, देश की 50% पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में लगा के रखी है। उस आदिवासी क्षेत्र में जहां के लोगों के बदन पे कपड़े नहीं है, रहने को घास की झोपड़ी है, उसके खाने के वांदे है, उस गरीब आदिवासी के घर के बाजू में AK-47 लेकर लोग वहां पे मिलिट्री खड़ी है,
सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वहां की जमीन का उत्खनन करना। चाहे सुरजागढ़ का इश्यू हो, चाहे बस्तर का इश्यू, आपने देखा है बस्तर में उस जंगल के क्या हाल हुए, सबके सामने वो जंगल 1 लाख पेड़ तोड़े गए हैं। उधर आप अभी राजस्थान में देख रहे हैं, इसके पहले गुजरात में भी वही हाल आपके सामने आए हैं, तेलंगाना में भी वही हाल है। तो वहां के आदिवासी विस्थापन का, और उसको विस्थापन नहीं बोलते हैं कि आप उनको हटा के कोई जमीन देंगे, ऐसा भी इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया। पिछले 2014 से लेकर 2026 तक एक एक्ट है जिसको फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं, 2006 का, 2006 का वन अधिकार कानून। उस कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों को वनी जमीन मिलना चाहिए, वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। वो 14 साल के कानून में इन्होंने आदिवासियों को जितनी जमीन नहीं दी है उससे डबल जमीन इन्होंने ये कर लिया है, एक्वायर कर लिया, उनसे छीन ली गई है। और आदिवासियों के पास जंगल के अलावा सर्वाइवल का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस तरीके से ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पोस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिसको हम लोग किसान बोलते हैं और प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिसको आदिवासी बोलते हैं, उन दोनों का गठबंधन है। किसान का भी संबंध, उसका भी जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है और आदिवासियों का भी जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो सिंधु संस्कृति की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो आज हमारे सामने किसान या खेती का जो तत्वज्ञान आप लोग देख रहे हैं, जो खेती का साइंस देख रहे हैं, इसको भी कल्चर ही बोला गया है, इसको एग्रीकल्चर बोला गया है। और आदिवासी भी नॉन रिलीजियस पीपल है, वो भी सांस्कृतिक समाज है। तो ये सांस्कृतिक समाज में रहने वाले लोगों का, जिनको श्रमिक संस्कृति के लोग बोलते हैं, किसान और आदिवासी, इन दोनों का कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है, इनका गठबंधन कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों समाज, किसान अभी अभी आजादी के कुछ अभी जस्ट आप लोग मान लेते हैं 1991 के बाद से इस देश में रिलीजियस बातों को सामने लाकर, धार्मिक बातों को सामने लाकर बुनियादी मुद्दों से उनका हाथ हटा दिया गया है। किसान के सामने जहां उसकी जमीन, उसका जंगल, उसका जीवन बहुत इंपॉर्टेंस रहता था, उससे वो जिया रहता था और उन प्रश्नों के लिए वो लड़ता था, उसके सामने धर्म नाम की एक ऐसी संकल्पना खड़ी कर दी कि वो कंफ्यूज हो गया है। यही प्रैक्टिस आदिवासियों में भी चालू है। तो ये जो है, ये सांस्कृतिक सामाजिक समाजवादी जीवन जीने वाले लोग हैं। और ये ऐसे वर्गों का, ये हम लोगों ने ये किया कि भाई क्यों ना हम उस किसान आंदोलन को हम लोगों ने देखा जो 2002 का, 2024 का, 22 का, और आज जो किसान आंदोलन में जो हम लोगों ने मजबूती देखी है। भले किसान आंदोलनों का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया होगा, उनका वर्गीकरण हो गया होगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आदिवासी किसानों से जुड़ने के बाद पूरे देश का एक केंद्रीकरण होगा। देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशन किसानों के साथ और आदिवासियों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये अगर इस देश का किसान खत्म हो गया, इस देश का आदिवासी खत्म हो गया, तो आप ये मान लीजिए वास्तविक भारत खत्म हो गया। जिस भारत की ये लोग बात कर रहे हैं, ये किसान आदिवासी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। जो आदमी यहां पर प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, वो आदमी कभी आत्महत्या कर सकता है क्या? वर्ल्ड के किसी देश में किसान आत्महत्या करता है क्या? उससे भी बुरी हाल आदिवासियों के साथ है। वो जिंदा रहने के लिए अपना ब्लड बेचते हैं। बड़े बड़े ब्लड कैंप्स होते हैं उन क्षेत्रों में जो कुपोषित क्षेत्र है, जिसको मॉल न्यूट्रिशन बोलते हैं आप लोग, जिनको खाने को नहीं है, उन क्षेत्रों में ब्लड बैंक के कैंप्स होते हैं। और उनका खून वो लोग हर महीने में 2-3 महीने में बेचारे बेच देते हैं, और उनके खून को इंटरनेशनल मार्केट में ये लोग बेचते हैं, क्योंकि उनके खून में रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है आदिवासियों के खून। उसको इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेस बना दिया इन्होंने।
और वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसको जिंदा रहना है, अपने बाल बच्चों के लिए वो राशन ला लेता है, क्योंकि उसको रिसोर्स उसके पास कुछ भी नहीं है। यानी डॉक्टर बोलता है, आप सुनते होंगे कि आप खाना खाओगे तो खून बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आदिवासियों को जिंदा रहना है तो खून देना पड़ेगा आपको। इस टाइप की सिचुएशन पूरे देश में आदिवासियों की है। ऐसी बुरी सिचुएशन से आदिवासी गुजर रहे हैं। इसके पहले 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल लाया जिसको वन संवर्धन संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत आदिवासियों की जितनी जमीनें हैं जंगल से जुड़ी हुई, उन जमीनों को कॉर्पोरेट्स को देने का इन्होंने उसमें डायरेक्ट प्रावधान कर दिया था, और आदिवासियों के जो स्पेशल राइट्स है उसको इग्नोर कर दिया था। यहां तक कि इस देश के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ था। हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल किए, एडवोकेट मलिक साहब इनके सहयोग से आज वो पिटीशन को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया। ऐसे कई अलग बातें हैं साथियों। जो नक्सलवादी आंदोलन चलाए वो अलग चीज है, लेकिन पूरे आदिवासियों को नक्सलवादी बनाने का भी षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। हम मानते हैं कि नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी कैसे हो सकता है, इस पर हमारी प्रॉब्लम है। अगर हमारा कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन होता है तो उसको उसी ट्रैक पे ये लोग खड़े कर देते हैं। उस क्षेत्र में आप जाइए, गढ़चिरौली छत्तीसगढ़, ये बेल्ट पे आप लोग जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा कि वहां का नागरिक इतना डरा हुआ है कि वो डेमोक्रेटिक आंदोलन करने से भी डरता है, बात करने से डरते हैं। ग्राम सभा के लोगों को बंद कर देते हैं रूम में और उनकी साइन ले लेते हैं, एनओसीज ले लेते हैं। ये वास्तविकता है। हमने मलिक साहब को एक एक जगह लेके गए, सुरजागढ़ लेके गए, उनको डेप्थ एरिया में लेके गए, बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज में भी लेके गए और उनको वहां की सिचुएशन दिखाई। हम इस उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं कि किसान भाई जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी है। हम किसी कॉरपोरेट के नेताओं से बात नहीं कर सकते, हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बात नहीं कर सकते, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते। और उस उम्मीद को हम लोग ऐसा लगता है कि भाई यहाँ के लोग, यहाँ का किसान अगर यहाँ पर आदिवासियों के साथ में है तो मेरे ख्याल से मेरे जनरेशन का पहला कोई आदमी होगा जो दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है। हमको दिल्ली आना बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। हम हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, हमारे लोग लोअर कोर्ट तक नहीं जा सकते। तो ये जो हम चाहते हैं, जो मदद आप लोगों से चाहते हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे, उन लोगों की एक हम लोग हमारी एक बैकबोन उनको बनाना चाहते हैं, उनको साथ में लेकर, क्योंकि दोनों एक ही कल्चर के लोग हैं, दोनों का खून और डीएनए एक ही है। ये मोहनजोदारो हड़प्पा के वारिस है, जो सही में जमीन पर काम करते हैं, जो किसानी करते हैं, वो उसी संस्कृति के लोग हैं। ये एक श्रमिक संस्कृति और गैर श्रमिक संस्कृति के बीच का संघर्ष है साथियों। ये सांस्कृतिक समाजवाद और जो साम्राज्यवादी धर्मवादी लोग हैं उनके बीच का ये संघर्ष है। जो लोग इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे जिंदा रहना चाहते हैं, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके बीच का संघर्ष है। ये जिंदा रहने का संघर्ष है साथियों। इट इज द लास्ट बैटल। ये आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा, आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए किया जा रहा अंतिम संघर्ष है। और इस संघर्ष में हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, आप लोगों तक बड़ी उम्मीद से हम लोग आपके बीच में आए। जो सिचुएशन आप लोग पूरे देश में देख रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव है। आपकी जमीन नहीं रहेगी, आपका पर्यावरण नहीं रहेगा। जल जमीन जंगल की जरूरत तो पूरे देश को है, और इसके लिए लड़ रहा आदिवासी खुलेआम उसको लड़ रहा है, मर रहा है। आप खुलेआम देख रहे हो, ये संघर्ष आप समझ सकते हो साथियों। 1,70,000 हेक्टेयर ऑफिशियली इन्होंने जमीन एक्वायर करके वहां पे माइनिंग का काम शुरू कर दिया। 1,70,000 हेक्टेयर, नॉट ए जोक।
जितनी जमीन आदिवासियों को दिए नहीं होंगे उससे डबल ट्रिपल जमीन इन्होंने ले ली है। यही हाल किसानों की भी होने वाले है। किसानों की भी जमीन को ये इसी तरीके से एक्वायर करेंगे। पहले आदिवासी मरेगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में किसान है। ये दो वर्गीय है इस देश में, जिसको आप लोग श्रमिक संस्कृति के वारिस कह सकते हैं, आप सिंधु संस्कृति के वारिस कह सकते हैं, मूल भारतीय संस्कृति के वारिस कह सकते हैं। ये वो लोग हैं। हम लोग आखिरी कतार में खड़े हैं और आप लोगों के बीच में आए हैं इसी भावना से कि इस सेंसिटिविटी को आप लोग समझेंगे और इसके लिए कोई रास्ता मिलजुल के हम लोग निकालेंगे ताकि आप भी बचे और हम भी बचे। इस उम्मीद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है। 2012-13 के बाद जो सरकार बनाई और इस सरकार के बनाने में इस जनता ने तो एक ऐसा पद दे दिया कि भारतवर्ष का सिरमौर अपने राष्ट्रपति महोदय वाला उन्हीं को सौंप दिया। और फिर उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं वो तो जनता के सामने कहने की आवश्यकता नहीं। और जो पॉलिसी है 2012-13 में वो कोई आज की पॉलिसी कोई है। ये जो इस आरएसएस वालों ने एक इनका होता था माधव सदाशिव गोलवलकर तो सेकंड संस्था था आरएसएस का। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी 1940 के दशक में। उस किताब का नाम था वी एंड आवर नेशनल आइडेंटिफाइड। उस किताब में मतलब जो निचोड़ दिया था वो ये था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल, जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, जैसे कि आजकल चल रहा है कि जल, जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। सिर्फ शासन करने से मतलब है, वो कोई मतलब नहीं। और वो तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि जो ये नए चेहरे जो शासन कर रहे हैं इनको बहुत ही खतरनाक और देश के लिए खुला छोड़ने का हानिकारक बताया था। और आज सब के मतलब रहे हर चीज़ एक के करके सारा का सारा रेल बेच दी, मेल, तेल, हेल, सेल, हवाई अड्डे, मतलब सब कुछ देखने वो उनको कॉरपोरेट के हवाले किए गए। इन्होंने नहीं छोड़ना कुछ भी। आखिर में पशु भी नहीं छोड़ रहे, जमीन भी नहीं छूटेगी, पैसा भी नहीं छूटेगा, डिजिटल करेंसी भी आएगी। और फिर सबसे बड़ी जो कहानी होनी है आगे वो एक है कि डी-जनरेशन, डी-पॉपुलेशन। 785 करोड़ पॉपुलेशन को 100 करोड़ पर लेके छोड़ना है। पहले मुहिम चल ली, नई मुहिम और चलनी स्टार्ट होगी। पहले एक बार इन लोगों ने क्या किया कि इसमें साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनको टिटनेस के इंजेक्शन लगे हैं। उसमें अबॉर्शन वाले वो और जो है ना उनको ठोक दिए बीच में। 10 करोड़ महिलाओं को इंजेक्शन लगे। उसके बाद में यूएसए में स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को इनको वो नाम तो ले दिया पोलियो का और उसका मैं SV40 सीनियर वैकुलेटिंग एजेंट वो छोड़ दिया। चलो कैंसर से जाओ, दमे से जाओ। और वही हालत ही इन अगली आने वाली इन बच्चियों के साथ जो अब ये खेल खेला जाएगा कि आगे जो है ना सब के में ख़त्म डी-पॉपुलेशन के हिस्से में। तो इन लोगों ने करना करना कुछ नहीं सिवाय सब कुछ सत्यानाश करके बीजमारी करनी से। अगली पॉपुलेशन जो हमारी फसल और नस्ल जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसको बचाना बहुत मुश्किल है इस सरकार से। इनका एजेंडा ही कुछ दूसरा है, इनके खुद के कुछ है नहीं और दूसरा कोई छोड़ना नहीं। एक मुद्दे को एक कानून बना देंगे, रोज रात में तड़के नया पाओगा, अगले दिन फिर नया पाओगा। डेली एक कानून बना लग रहा है कि कैसे इस पब्लिक को दोनों कंट्रोल करके कैसे इनको आख्या जाए। खुद मारे यहाँ रोहतक में 28 जेल छाट दी है पुराने रोहतक जिले में। उन 28 जेलों में कौन कौन ठोके जाएंगे, क्या होगा, क्या मामला होगा, वो टाइम बताओगा। मतलब हालात ये हो रहे हैं कि किसी के पास किसी किस्म का कुछ नहीं छोड़ना, सब कॉर्पोरेट के हवाले करने।
तो पहले तुम्हारी राष्ट्रपति महोदय ने देखना चाहिए कि ये सारा न्यायपालिका भी कंट्रोल कर ली, चुनाव आयोग भी कंट्रोल कर लिया, और पब्लिक का तो यह हाल हो रहा है। बस एक तो भय ऐसा फैला दिया, और ये भी जो है स्टिंग फाइल बढ़ा रही हो, एक और चक्कर चल रहा है, इसमें तो कहो ना कहो कोई फायदा नहीं। तो मलिक साहब, हम तो सिर्फ ये देखा कि वह मामला ये गए होगा, केस देखा की जगह हम तो थोड़े दिन देख लेंगे, पर इस अगली पीढ़ी का सत्यानाश करना बहुत जरूरी है। इसका देख लो, संभाल लो। हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूने। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो किसी जरूरी काम की वजह से, रैली की व्यस्तता की वजह से यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं। जैसा कि हमने सुना, सतीश जी ने डिटेल्स बताई, वो दिल को छू जाने वाली डिटेल्स है। अगर हमें खून बेच के रोटी मिलती है, आज ये हालात हैं, तो जब हमारी जल, जंगल और जमीन तीनों चीजें नष्ट हो जाएंगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, तो तब हम कैसे सरवाइव करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथों में चला गया है। ये तो जो महान मूर्तियां हैं, इन्होंने सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। न महिला सुरक्षा, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न युवाओं के लिए कोई रोजगार। आप सब देख रहे हैं कि देश का सारा सिस्टम तहस नहस और अस्त व्यस्त है। आदिवासी समूह, किसान समूह दोनों ही उत्पादन करता है। आपने देखा कि जैसे कोविड का वक्त आया था, कोविड में भी इन्हीं किसान समूहों ने देश को चलाया था। अगर ये किसान नहीं होते तो उस वक्त में भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। आज आप देखेंगे जो गैस का संकट कुछ आया हुआ है और कुछ कालाबाजारी ने बना दिया है, इस संकट में आज देखेंगे कि वही किसान, उसी के पशु और वही गोबर ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जा रहा है। उसके बिना आज रोटी नहीं बन सकती। बहुत से घरों में उन्हीं चूल्हों को वापस ला दिया गया है, संस्कृति की तरफ वापस मोड़ दिया गया है। ये एक इशारा है आप सबको समझाने के लिए कि आपका जल, जंगल और जमीन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक इशारा है ये बताने के लिए कि अगर आप अब भी नहीं जागे, अब भी आप अलग अलग बंटे रहे, आपको लगा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, अभी गिरेबान तक, मेरे गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचे हैं, तो वो गिरेबान आपका दूर नहीं है उनके हाथों से। आज इनका गिरेबान उनके हाथ में है। आज आदिवासी समाज का गिरेबान उनके हाथ में है। वो जंगलों को खत्म कर रहे हैं। आदिवासियों को नक्सलवादी कह के जो है डोमिनेट किया जा रहा है। कल ट्रेड डील के नाम पे आप लोगों के ऊपर भी वही शिकंजा कसा जाने वाला है। आप कैसे मुकाबला करेंगे अमेरिकी ट्रेड डील का? अमेरिका किसानों को बहुत ज्यादा सुविधाएं और सब्सिडी देता है, अच्छे बीज, खाद सब कुछ उपलब्ध करवाता है। आपको क्या मिलता है? आप देखेंगे कि अभी हरियाणा में पीछे बाढ़ आई थी, उसका मुआवजा ऐलान किया गया था कि 15,000 प्लस मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, और वो मुआवजा आ रहा है 250 रुपए। वो किसान के साथ भद्दा मजाक है। 10-10, 15-15 एकड़ का मुआवजा जो है वो 250 रुपए किसान को आप भीख दे रहे हैं क्या? उसी किसान को आप भीख दे रहे हैं जिसका दिया आप खाते हैं। तो ये समय है जागने का, उठने का और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ा होने का। आदिवासी भाइयों की लड़ाई हमसे अलग नहीं है। हम सब की लड़ाई एक है। हमारी फसलों और नस्लों को बचाने की लड़ाई एक है। हमारी युवा पीढ़ी को इस सरकार ने जो है रील्स के चक्कर में फंसा के बेहुदगी की तरफ उतार दिया है कि रील्स से कमाओ, पकोड़े तलो, नाली से गैस बनाओ। तो यही मजाक अब हमारे बीच में चल रहे हैं, जबकि हमारे युवाओं को रोजगार की तरफ नहीं ध्यान किया जा रहा। स्किल्स तो युवाओं में है ही नहीं, तो वो रोजगार कैसे कर लेंगे? उनका स्टडी मटेरियल ऐसा है कि वो सिर्फ क्रैमिंग कर सकते हैं, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन कर सकते हैं, बाकी उनमें स्किल्स नहीं है। और स्किल नहीं होंगी तो बच्चा आगे सरवाइव कैसे करेगा? युवा को नशे की तरफ मोड़ दिया गया है, महिलाओं को अश्लील रीलों की तरफ मोड़ दिया गया है, जिन पर काम करना और समाज को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों से
खाप चौधरियों से, संगठनों से, सभी से कहना चाहूंगी कि जो ये अश्लीलता आजकल फैली हुई है, इस पर भी एक स्पेशल कदम ले। और आदिवासी समाज के लिए सतीश जी को मैं बोलना चाहूंगी कि हम अलग नहीं हैं, किसान और आदिवासी समूह एक होकर काम करने के लिए तैयार हैं और हम सब आपके सहयोग के लिए हमेशा साथ खड़े मिलेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा मेरे साथी पहले ही बता चुके हैं, ये लड़ाई शासक और मेहनतकश की है, कॉरपोरेट और गरीब की है, अमीरे और लुटेरे की है। आज से नहीं, सदियों से चल रही है और पूरी दुनिया में चल रही है। जल, जंगल, जमीन, ये सब आपका है, हमारा है, देश की। हवा, पानी, पेड़, कहीं किसी चीज को सरकारी बता के अलग अलग निकाल रहे हैं। बहुत ही भयावह स्थिति है इकोसिस्टम के लिए। मेरे भाई ने बताया 50% से ज्यादा फौज जंगलों में लगा रखे। किस चीज के लिए लगा रखे हुए? इकोसिस्टम को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं आप। राजस्थान के, महाराष्ट्र के कई गांवों में रिसर्च हुई है जो सूखे हो गए थे, जहां पानी नहीं था, वहां पेड़ लगाए गए और 20-30 साल बाद वो दोबारा हरे भरे हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है, आप चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कई गांवों में जल संकट था, जहां पानी की ट्रेनें अभी ये नहीं भेज पा रहे। और आज आप क्या कर रहे हैं? अकेली एग्री ऐसी चीज है, एग्रीकल्चर, जिसमें कल्चर शब्द जुड़ा हुआ है, जो हमारी जीवन शैली से है, हमारी पत्ती से, खेती से। हवा, पानी, ये सभी को चाहिए। किससे आएगा? पानी किससे आएगा? पेड़ से आएगा, जंगल से आएगा, बारिश उसी से तो आएगी, प्रमाणित हो चुका है। वही इनका इकोसिस्टम देखिए, अभी लाए थे, चीते लाए थे, सबको पता होगा। कितने जीवित हैं आप लोगों को नहीं पता होगा। क्यों बचेंगे वो? कैसे बचेंगे? हमारे इकोसिस्टम के ही नहीं है। हमारे इकोसिस्टम को खराब किया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ 2 लोग बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ये तो एक कमेरे और लुटेरे की लड़ाई चौधरी छोटू राम ने लड़ी, उससे पहले राजा नाहर सिंह ने लड़ी, गुरु नानक जी ने लड़ी, सदियों से चल रही है। आज हमारी बारी है, हमें लड़नी है और आगे भी चलेगी। ऐसा नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी, क्योंकि ये तो कैप्चर करेंगे धन। सिर्फ धन चाहिए इनको, जीवन से नहीं चाहिए। ये लड़ाई जीवन और धनवान के बीच में है। हम आज यहाँ इसलिए बैठे, जीवन बच सके। हम अपने इकोसिस्टम के हिसाब से जीते हैं। आपने अपने घरों में सबने देखा होगा एक लाल रंग का कॉकरोच जो मरता नहीं है, वो हमारे इकोसिस्टम का नहीं है। वो अमेरिका से लगे हुए गेहूं में आया था, उन्होंने दे दिया, हमारे सिस्टम को ही खराब कर दिया। हमारी किसारी थी इकोसिस्टम में, उसे खा जाते हैं मिंडर पिंडर। लेकिन नहीं, आज अमेरिकन ट्रेड डील पे क्या कर रहे हैं? वहां का किसान का सामान यहाँ ला रहे। अरे वहां का किसान यहाँ का किसान बराबर है क्या? एक तरफ अभी भाई ने आपको बताई आदिवासी की हालत, जहां खून बेचकर रोटी का व्यापार। इतनी गरीबी आपने पैदा कर रखी है। और यहाँ आप सभी बैठे हैं, सभी जानते हैं। मैं किसी से पूछूंगा, हिंदुस्तान का कोई भी किसान ऐसा बताओ आप जो फर्स्ट प्रोडक्ट खाता हो। अगर आम का किसान होगा, अमरूद का भी होगा, फल का भी होगा, तो सबसे बेहतर फल बाजार में भेजता है, विदेश में भेजता है। सेकंड क्लास का अपने पास रहता है। जो तोपते के खाए हुए या वैसे रहते हैं, किसान उसको खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। ये इस देश की सच्चाई है। अभी आलू का सीजन है, आलू निकलता है तो बेहतरीन आलू को आगे भेजता है। जो आलू कट जाता है रोटोवेटर से या किसी चीज से निकालते हुए, तो उसे काट बोलते हैं। किसान के घर में उसकी सब्जी बनती है। और आप क्या बता रहे हैं हमें? अमेरिका का किसान जब 10 रुपए का अपना अमरूद बेचता है, तो 10 रुपए उसे अमरूद के मिलते हैं और 10 रुपए सरकार खाते में डाल देती है। हाँ भैया, सब्सिडी कितनी है वहां? अभी डॉक्टर साहब ने बताया 60-65 लाख एक किसानों की सब्सिडी। वहां की गाय को रोज के 5 से 10 डॉलर मिलते हैं सब्सिडी। और हमारे किसान को, हमारा किसान आप सभी जानते हैं किस हालत में। और किसान और आदिवासी 2 अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द है। आदिवासी जंगल से प्रोडक्ट लाता है, जाटी, और जिसे काट रहे हैं, किसान भी उसे नहीं काटता। किसान उसके बीज से निकालकर खरपतवार को वहां फसल पैदा करता है। आदिवासी जंगल से जो नेचुरल चीजें हैं वो लाता है। उसी का एक अगला रूप किसान है, जो थोड़ी सी जमीन को साफ करके वहां खेती करता है।
अभी किस चीज का ये अरावली काट रहे हैं, अरावली खनन 100 मीटर कर दिया। अरावली खनन से क्या होगा? बारिश नहीं होगी, यहाँ पानी नहीं होगा। क्या बिल्डिंग से जी लोगे आप? बिल्डिंग से बच लोगे। इनसे पोल्यूशन का मुद्दा दिल्ली का सोल्व नहीं हो रहा। अभी ये बारिश आ गई और भगवान ने साफ कर दी, आने दीजिए 2 दिन बाद। यहाँ फिर जहरीली हवा के मुद्दे होंगे, सांस लेने के मुद्दे होंगे। किसको सांस से दम घुट के मर रहे हैं? आम जनता। तो साथियों, मेरे साथियों ने सारी बात रखी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको फैसला लेना है, आपको किस ओर खड़ा होना है। आपको देश के साथ खड़ा होना है या कॉर्पोरेट के साथ, ये आपका अपना फैसला है। मेरा नाम रश्मि चौधरी है, राष्ट्रीय स्वर खाप प्रधान एवं महिला खाप प्रधान, बालियान खाप से मैं बिलोंग करती हूँ। इसके साथ साथ एक वकील भी हूँ। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में मैंने सेम चीज रिपीट करी थी कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। कुछ लोग सड़कों पे लड़ेंगे तो हम लोग कोर्ट में आपके लिए लड़ेंगे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये, एक रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई थी, हिमांशु जी को मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे, और उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया था, मैं यहाँ पर वो बात रखना चाहूंगी कि पर्पसली वहाँ पे इन जोन्स में, आदिवासी इलाकों में आर्मी इतने लार्ज स्केल पे डिप्लॉय की गई है टू कैप्चर देयर रिसोर्सेज। वहाँ पे फीमेल्स के साथ रेप किया जाता है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है। आपने न्यूज़ सुनी भी होगी, उनके जेनिटल्स में स्टोन्स भर दिए जाते हैं, कांस्टेंट रेप उनके साथ किया जाता है। वहाँ पे इतना बुरा हाल है, उनके पतियों को मार दिया जाता है, उनके परिवार में जितने भी पुरुष हैं उनको मार दिया जाता है। हालात बहुत बुरे हैं। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था आज से 3-4 महीने पहले कि ये जो प्रोसेस है आर्मी को डिप्लॉय करके वहां के रिसोर्सेज को कैप्चर करना, उसको एनकैश करना कैपिटलिस्ट द्वारा, ये कांस्टेंट रहेगा। अभी सिर्फ ये आदिवासी इलाके में आप देख सकते हैं, भविष्य में ये आपके घर तक पहुंच जाएंगे और पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपके पास आज इतनी समस्याएं हैं कि उसके समाधान के लिए यू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड ऑल दिस कॉर्पोरेट पीपल फॉर सॉल्यूशन। बहुत समय से मैं कहती आ रही हूं, सरकार के ऊपर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्कुल निर्भर ना होइए। अपना पानी, हाथों के नलके होते थे हमारे घरों में, अब हम सप्लाई के पानी पे निर्भर हो चुके हैं, जिसका परिणाम हमने देखा है। फरीदाबाद में भी कितने लोग मर चुके हैं गंदा पानी पीने से। तो ये जो कंट्रोल है हमारी लाइफ का फॉर क्लीन एयर, क्लीन वाटर, गुड मेडिसिन, गुड हेल्थ केयर, सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर हम हो चुके हैं। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, अभी मैं न्यूज़ पढ़ते हुए आ रही थी, व्हेन आई वाज ऑन माय वे, पंचकुला में 10,000 पेड़ काटे गए हैं और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसकी शिकायत करी, विजय कुमार उनका नाम है, कि खैर के 10,000 पेड़ यहाँ पे रातों रात काटे गए हैं। उसका साथ देने के बजाय, कल्प्रिट्स पे एफआईआर करने के बजाय उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सरकार आपके लिए कितनी सीरियस है। पंचकुला जैसे खूबसूरत शहर का ये हाल है, सरकार उनसे मिली हुई है, उसको सस्पेंड किया गया है और वो अभी प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है वहां पर अकेला, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो साथ हमें ही देना है। और मैं आज आप सबसे विनती करूंगी, जितने भी लोग हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। मैं चाहूंगी कि आज आप यहाँ से जब जाएं तो एक शपथ लेके जाएं कि जिए तो एक दूसरे के लिए जिए, खुद के लिए नहीं। मैं चाहूंगी आप सब लोग एक बार हाथ उठा के ये कसम खाएं कि हम हर पीड़ित वर्ग के साथ, उनकी लड़ाई में उनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। लीगल बैटल हम लोग आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, चाहे कहीं पे भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, हम आपके लिए लड़ेंगे। बाकी आप लोगों को भी हमारे साथ आना है। थैंक यू सो मच। ये बात बिल्कुल सही है कि किसान और आदिवासियों को एक साथ आना चाहिए। और कुछ बातें अभी हमने सुनी, क्या हमें पता नहीं है, पूरे इस हॉल में तो जो बैठे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो वर्षों से जो चल रहा है एक संघर्ष, उससे कहीं अधिक भयावह संघर्ष और भयावह स्थिति आज एक जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। हमारे साथी बोल चुके हैं, मशीनों से सरकारें चुन के आ रही है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। चाहे वो छात्रों, अभी आंदोलन चल रहा है छात्रों का, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ कॉलेज प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं,
इसके साथ साथ जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनकी समस्याएं हैं, जाति जनगणना को लेकर है। तो मसला तो गंभीर है और इस सरकार को किसी की परवाह नहीं। इतनी भी परवाह नहीं है कि जब एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह वीडियोस जारी हुई है तो इतना शर्म नहीं है उस व्यक्ति को जो आके अपना इस्तीफा दे दे। तो आज मैं सबसे पहले समझता हूं कि हम सभी की मांग होनी चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस्तीफा दें। इसके साथ साथ मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हैं ये, और खास तौर से बलराज मलिक, मनोज सहरावत साहब, कि ये बात जो समन्वय की बात चल रही है ये सिर्फ किसान और आदिवासियों के बीच नहीं होनी चाहिए। देश अभी तुरंत ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा हड़ताल था। देश के हर एक तबके को समस्या है और उन समस्या को एक साथ अगर हम अपनी बात रखेंगे किसी एक दिन, तो मेरा आज आग्रह है आप सबों से कि हम लोग मिलजुल कर इस बात को रखें। अपने अपने जो खास तौर से जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं, खाप से जुड़े हैं, और हम जैसे लोग जो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, कि किसी एक दिन हम लोग प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट में मैडम बोल दी कि कोर्ट में लड़ेंगे, बहुत खराब वहां भी स्थिति है मैडम। कांग्रेस पार्टी के लोग, महिलाएं गई अभी, जो सरदार जी हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके यहाँ प्रोटेस्ट करने, और ऐसी जो अलका लांबा है उनके अध्यक्ष और जो भी वहाँ पदाधिकारी हैं उन पर ऐसे दफा लगा दिए गए हैं कि उनको गिरफ्तार, आप तो जानती है कानूनी रूप से कैसे परेशान किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि शुरू में कोई बहुत बड़ा इस तरह का आंदोलन नहीं हो कि हमारे साथी पर तुरंत केस दर्ज हो जाए, लेकिन आदिवासियों में एक परंपरा रहती है कि वो ढोल नगारे बजाकर भी अपना मैसेज कन्वे करते हैं। और उसमें सरकार क्या करेगी? अगर हम घर पे वो थाली बजवाए थे और गो कोरोना गो करके बजवाए थे, तो गो मोदी गो करके हम भी नगाड़े बजा सकते हैं। और किसान आंदोलन सिर्फ किसानों की नहीं, सिर्फ सिखों की आंदोलन नहीं थी, पूरा देश आपसे जुड़ा हुआ। हम भी गए थे, हम भी वहाँ उपस्थित थे। एक बार नहीं 100 बार हम सलाम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। हम याद करते हैं उन शहीदों को जो वहाँ पर अपने कुर्बानियां दी। लेकिन इसके साथ साथ एक समन्वय अगर हो जाए तो इस मशीन से चुनी हुई और एक असंवैधानिक सरकार को हम हिला के रख देंगे, अपनी बात मनवा के रख देंगे। जय संविधान। जो नेता सतीश भाई जिन्होंने सबसे पहले अपनी बात रखी थी, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस भावनाओं के साथ आप देश की राजधानी दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए आए हैं, ये जो सामने लोग बैठे इनको बहुत कम लोग मत समझना, ये वो लोग हैं जो अपने पीछे एक बहुत बड़ा जनाधार रखते हैं। हम सब लोग आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, सोशली तौर पर, आर्थिक रूप में, और कोर्ट कचहरी के मामले में बलराज मलिक जी उसी मोर्चे को संभाले हुए हैं। जिन उम्मीदों के साथ आप आए हैं आपको निराश नहीं होने दिया जाएगा। जब भी आह्वान होगा तो निश्चित रूप से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मैं छोटा सा परिचय, मैं पेशे से इंजीनियर हूं, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हूं और देश का सबसे पागल आदमी हूं, क्योंकि 35 साल की सर्विस के अंदर सिर्फ 12 साल नौकरी करी है और 23 साल अंबानी से लड़ते लड़ते निकल गए। उसी 23 साल के अंदर 4 बार सस्पेंड हुआ हूं, 5 बार टर्मिनेट हुआ हूं, बार बार होता हूं, फिर चला जाता हूं, फिर लड़ता हूं, फिर वापस आ जाता हूं। लेकिन लड़ाई में मजदूरों की लड़ता हूं। इंजीनियर होकर के देश का एक इकलौता पीस हूं जो इंजीनियर होकर के मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूं। जो ठेका प्रथा है उसका मैं विरोधी हूं और उसका एक संगठन है ठेकेदारी हटाओ आंदोलन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस देश के अंदर ठेकेदारी के इस प्लेटफार्म पर सैकड़ों यूनियन जुड़ी हुई हैं। उन तमाम यूनियनों के बिहार पर दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उस संगठन के बिहार पर भी मेरा आश्वासन है, बलराज मलिक साहब जो भी आप कदम उठाएंगे
और देश के जिस कॉर्नर में भी जाकर के आप कदम उठाएंगे उसमें हम आपका साथ देंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस आदिवासी समाज की लड़ाई को लड़ाएंगे। मैं तो बड़ा हैरान हूं सुन करके सतीश भाई की बात को कि देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद भी इस देश के अंदर मनुष्य को अपना शरीर का खून बेचकर रोटी खानी पड़ रही है और अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए उसकी व्यवस्था देखिए कि अपना खून बेच करके गुजारा करना पड़ रहा है। जहां हालात इतने नाजुक हों वहां पर उन परिस्थितियों के अंदर आदमी मकान, दुकान या बच्चों को उत्तम क्वालिटी की शिक्षा कैसे दिला पाएगा जहां 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्स की बात है जो अभी मोदी साहब के बारे में बताया है, सच्चाई यह है कि मणिपुर को सबने जलते हुए देखा। उनके आंदोलनों का हम हिस्सा रहे हैं। बल्लाज मलिक साहब कई बार भाषण देकर आए हैं वहां पर। इनके पास मणिपुर में भेजने के लिए फोर्स नहीं है, लेकिन वहां पर संसाधनों को हथियाने के लिए इनके पास फोर्स है। ये सरकार की हम जितनी आलोचना करते रहे उससे बात नहीं बनेगी दोस्तों। बात जब बनेगी कि आने वाले 2029 के लोकसभा के चुनाव में इनको उखाड़ करके फेंका जाए और देश को इन लोगों से निजात दिलाई जाए जो कारपोरेट को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश में गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का खून पी करके ये जो है उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आपने चूंकि बताया था सतीश भाई कि आप प्रोफेशन से इंजीनियर है, इसलिए मैंने बताया आपको। आई एम आल्सो पास आउट फ्रॉम IIT कानपुर 1988 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हर तरीके से हम आपके साथ देंगे। कि क्यों नहीं लगता कि अपने घर में हम आज़ाद हैं, क्यों नहीं लगता कि अपने घर में हम आज़ाद हैं। देख कर रोता है दिल कि भाग्य वसुंधरा बर्बाद है, भाग्य वसुंधरा बर्बाद है। तो साथियों, ये किसान कमेरे की, आदिवासी की एक बड़ी लड़ाई है और पूरी दुनिया पे इसका एक माहौल बना हुआ है। वो कॉरपोरेट का और किसान कमेरे का जो एक निरंतरता में चलता आ रहा एक संघर्ष है, जद्दोजहद है, वो आज भी यहाँ कायम है। तो किसान आंदोलन के हवाले से कहो या जल जंगल ज़मीन के हवाले से कहो, साफ बात है कि हमारी सीधी सीधी रिसोर्स की लड़ाई है। रिसोर्स पे हमने अपनी ज़िंदगियां, अपनी पुश्तें गुजारी हैं, इसके साथ हमारा एक जीवन जुड़ा हुआ है। आज मैं देख रहा था एक न्यूज़ में, तो उसमें था कि ईरान ने अपने जीवन में कितने युद्ध किसी पे थोपे, तो पूरा ब्लैक बोर्ड खाली था, ब्लैंक। और अमेरिका ने, इजराइल ने, वो पूरा भरा हुआ था। तो सीधी सी बात है। और आज मैं संक्षेप में अगर एक बात कहूँ कि ये लड़ाई यहाँ गहनता से अब क्यों आके रुक गई है, आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन का लंबा इतना युद्ध जो चला है वो यूरोप अमेरिका की बैक पे वो खड़ा हुआ है, वो लड़ रहा है। और आज ईरान अगर लड़ पा रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से, तो वो रूस और चाइना की बैकिंग पे लड़ रहा है। तो ये एक आज कॉरपोरेट का रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा युद्ध है। और मैं पूरी ग्लोब को अगर 2 लाइनों में कहूँ तो यूरोप ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को लूटा है, आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देख लें, वहाँ वो आज अपना इंडस्ट्री नहीं बना सकते। आप पूरा अफ्रीका देख लें, वो आज पूरा यूरोप गोरों के खिलाफ हो चुका। मिडल ईस्ट में तेल को लेके उन्होंने पूरी तरह से अब अपने आप को वहाँ उनके प्रति पूरी नफरत है। और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया के आज किसी भी जगह में अपना ये कॉरपोरेट, ख़ास तौर पे यूरोप अमेरिका का, अपने व्यापार को नहीं स्थापित कर सकता। उसके लिए उनको भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं।
और वो जगह आज हिंदुस्तान के अलावा उनके पास धरती में कोई जगह नहीं है, जिसके लिए आज वो मोदी को सर पे बिठा के घूमते हैं। और कोई गधा बना देते तो उसको भी वो उतना ही सम्मान देते। तो सीधी सी बात है। और आज कॉरपोरेट के जरिए वो हमारे खेतों तक, हमारे चूल्हे तक, हमारे जल जंगल जमीन तक, किसान में और आदिवासी में कोई फर्क नहीं है। जो धरती पे अगर खेती की हम परंपरा को देखेंगे तो जंगलों को साफ करके हमने खेती करना शुरू किया, लेकिन जहाँ ज़्यादा डेंस वेजिटेशन या पहाड़ या ऐसी चीज़ें नहीं थी, वहाँ पर वो चीज़ें आज भी कायम है। लेकिन जहाँ वो कम थी वहाँ लोगों ने एक सभ्यता को, सिविलाइजेशन को डेवलप कर लिया। तो लड़ाके तो वो भी थे, लेकिन किसान फिर मेन स्ट्रीम में आ गए, स्टेट के साथ जुड़ गए। और ये जो ताकतवर कौम थी, जो उन जंगलों में उस समय इन्होंने स्टेट को कहा कि हमारे क्षेत्र में तुम कोई अतिक्रमण नहीं करोगे, और इन्होंने उनको आंखें दिखाई तो उन्होंने इनको मार्जिनलाइज करके एक तरफ डाल दिया, जिसकी वजह से आज ये अपने रिसोर्स के प्रति, आज टेक्नोलॉजी आ गई, आज एआई का जमाना आ गया। तो जिस तरीके से इनके ऊपर आज अतिक्रमण हो रहा है, उस पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और हमारे सारे किसान साथियों का इस पर पूरी तवज्जो भी है। हम अपनी लड़ाई यहाँ की भी लड़ रहे हैं, और हमें पता है कि आदिवासी और पूरी दुनिया के कोने कोने में लड़ रहे हैं। तो मैं आज अपनी बात इसी बात से ख़त्म करते हुए कि भाई ये किसान का मेरा, आदिवासी जिंदाबाद, जल जंगल जमीन जिंदाबाद, और जिंदाबाद रहे आबाद। मैं भी एक किसान होने के नाते जो अपने खेत में दर्द महसूस करता हूँ प्रभात जी, और इस वर्तमान में इस देश की राजनीति, इसकी आर्थिक हालत, एजेंसियों के कारनामे, और सबसे बड़ा किसी भी देश की उन्नति और अवनति, उसके उत्थान और पतन का कारक होता है उस देश का प्रचार का माध्यम, जिसे हम मीडिया कहते हैं, उसकी कार्यशैली। और एक किसान होने के नाते अगर मेरी ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए तो मैं उनको कहना चाहता हूं, माना कि आप एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं आपसे बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता हूं, बशर्ते ये टिका हुआ मीडिया मेरे पास भी हो, इतना धन मेरे पास भी हो, अवैध सारी एजेंसियां मेरे पास भी हो। कौन नहीं बन सकता? कौन सी उपलब्धि है? दूसरी बात मलिक साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने मेरे जीवन में 2014 से आज तक देखा इस सरकार का, सबसे पहले लेके आए शायद ये नोटबंदी। उसमें मैंने देखा नोटबंदी के अंदर के सारा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। सबसे बुरा मरा तो इस देश के ग्रामीण आबादी का वो आम आदमी उस नोटबंदी की वजह से परेशान हुआ, मरा। फिर ये लेकर के आए जीएसटी। जीएसटी में मेरे ट्रैक्टर पर जीएसटी, टायर पर जीएसटी, स्पेयर पार्ट पर जीएसटी, एरो पर जीएसटी, कल्टीवेटर पर जीएसटी। कोई भी एक भिखारी बिस्कुट का पैकेट खरीद कर खाता है उसको भी नहीं बख्शा, उस पर भी जीएसटी। क्या फायदा हुआ? फिर क्यों करी वापस? जैसे चाइना की तरह कहते हैं, चाइना 10 किलोमीटर देश के अंदर घुसता है, 5 किलोमीटर वापस जाता है, तब कोई नहीं बोलता ये मीडिया कि चाइना 10 किलोमीटर हमारे देश में आ गया। लेकिन जब 5 वापस आता है तब मीडिया देखो वापस कर दिया, 5 तो खा गया ना। इसी तरह जीएसटी से लगभग 25 लाख करोड़ रुपया सालाना जनना जीएसटी कलेक्शन इस देश की आम जनता से लूटता है लोगों ने। फिर आया कोरोना, 6 बजे यहाँ बंद है। 2 मिनट 1 मिनट में बताइए, तो अब मीडिया की सारी बदमाशी चल रही है जिससे सारी गड़बड़ हो गई है मीडिया की। फिर आया कोरोना भाई, कोरोना में भुगत भोगी आबादी भी की थी। उसके बाद आया किसान आंदोलन, किसान काले कानून, उनका नाम हमने 750 आदमी दिए थे, केक होना हमारा 13.5 महीना। आज जो लिया है नई ट्रेड डील। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।